दोस्तों, मेरा नाम है मदन लाल मधु। कहानियां सुनाता हूं और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं बहुत ही लोकप्रिय कहानीकार स्वर्गीय राम कुमार आत्रेय की लिखी कहानी रंडियां औरत नहीं होती बाबू। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं। कमरे में घुसते ही उसने अपना जम्पर उतारने के लिए उसके पल्लों को पकड़कर उलटना शुरू ही किया था कि मैंने उसे टोका, अभी रहने दो, थोड़ी देर बैठो। उसके हाथ जहां थे वहीं रुक गए। न उनसे जम्पर के पल्ले छूटे और ना ही सामान्य अवस्था में लौटे। वह बड़े आश्चर्य के साथ मेरी ओर देख रही थी, एक टक किसी स्टिल फोटो की तरह चेहरे पर टंगा अप्रत्याशित आश्चर्य। शायद सोच रही होगी कि यह पुरुष है या कोई घन चक्कर। प्लीज, मैंने फिर से कहा, आप थोड़ी देर बैठिए तो सही। मेरे स्वर में हार्दिक अनुरोध था, तरल अनुरोध। अनुरोध ने उसे छुआ। उसके हाथ सामान्य अवस्था में लौट आए, पर चेहरे पर अब भी आश्चर्य टंगा हुआ था। अब वह तेज हवा में फड़फड़ाते हुए किसी कैलेंडर के पन्ने की तरह वहां टंगा था, मगर बेआवाज। कमरा बहुत छोटा सा था, बिल्कुल साधारण, कोई सजावट नहीं। पीछे की ओर एक खिड़की खुलती थी, उस पर पुराना मटमैला पर्दा टंगा हुआ था। छत से एक छोटा सा पंखा लटक रहा था, पर सर्दी होने की वजह से उसे चलाने की जरूरत नहीं थी। दीवार के साथ सटी थी एक छोटी सी चारपाई, जिस पर एक दरी और चादर बिछी हुई थी। चादर भी मैली सी। दीवार में 2-3 कीलें गड़ी थी, संभवतः कपड़े टांगने के लिए। वह उस चारपाई के पायताने बैठ गई थी, अधूरी सी। गर्दन उसकी झुकी हुई थी। मैंने तो सुना था कि औरतें पुरुष के बार बार आग्रह करने पर भी अपने कपड़े नहीं उतारती, और तुम हो कि कमरे में घुसते ही मैंने जानबूझकर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था और नजरें उसके चेहरे पर टिका दी। मेरी बात सुनकर वह एक बार असहज सी हुई। इसी दौरान उसने अपना पहलू बदला। चेहरे पर थोड़ी देर पहले टंगे आश्चर्य की जगह क्षण भर के लिए एक काली बदली सी लहराई, जो उसके होंठों के खुलते ही कहीं लुप्त हो गई। रंडियां औरत नहीं होती बाबू। एक अपमानित आत्मा का तीखा दर्द उसके होठों से सीधे मेरे कानों की राह से भीतर घुसकर तुरंत दिल तक जा पहुंचा। रंडियां औरत नहीं होती तो और क्या होती हैं? जैसे मैंने खुद से ही पूछा, बहुत धीमे से। परंतु उसके कानों ने माइक्रोफोन की तरह उस ध्वनि को ग्रहण कर ही लिया था। रंडियां दुकान होती हैं बाबू, दुकान, जहां कोई भी ग्राहक खरीदारी के लिए आ सकता है। दुकान में कोई पर्दा नहीं होता। यहां तो जो भी आता है, आते ही कपड़े उतारने के लिए कहता है। एक आध ग्राहक तो कपड़े उतारने की फुर्सत तक देने को तैयार नहीं होता। ग्राहक की खुशी में हमारी रोटी छिपी होती है, बस। अब तो आदत सी हो गई है कि ज्यों ही ग्राहक इस कमरे में घुसता है, मैं कपड़े उतारने लगती हूं। अरे मैं भी क्या पचड़ा ले बैठी। कहिए बाबू, कैसे सेवा करूं आपकी? मेरे प्रश्न ने शायद उसे आंदोलित कर दिया था, तभी वह इतना एक साथ बोल गई थी। वरना नजरें तो अब भी उसकी अपने पांवों की उंगलियों पर टिकी थी, और उंगलियां थी कि बड़ी बेचैनी से रह रहकर फर्श को कुरेद रही थी, किसी कुलीन और सुशील कन्या की तरह सलज्ज, व्याकुल, आशंकित। उसकी आंखें झुकी होने के कारण मैं बिना किसी झिझक के उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। मित्र ने जैसा बताया था, ठीक वैसा ही था उसका रंग रूप। मुझे लगा कि उसने जो कुछ बताया था उससे कहीं ज्यादा सुंदर और सौम्य लग रही थी वह, किसी देवी की भांति। रंडी और देवी?
हमेशा ही बहुत भावुक रहा हूं मैं। हो सकता है उस समय भी मेरी भावुकता प्रबल हो उठी हो और उसे मैं देवी की तरह देखने लगा हूं। असली देवी मूर्त रूप में किसने देखी है? जिसने भी देखी है सिर्फ कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों में ही देखी है। कलाकार की कला भी तो उसकी भावुकता का मूर्त रूप ही होता है ना। समझ लीजिए उस असहज और गलत जगह पर बैठी वह लड़की मुझे देवी जैसी लग रही थी। मैं यदि उसका परंपरागत शैली में सौंदर्य वर्णन करने लगूं तो आप अवश्य ही मेरा मजाक उड़ाएंगे। उड़ा ले, आपको हक है ऐसा करने का। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि उसका स्वर मुझे पूजा की घंटी जितना पवित्र और मधुर लगा। बड़ी बड़ी सरलज्ज आंखें, दूध जैसा रंग, सचमुच उसके बदन में से कच्चे दूध की सी गंध आ रही थी। हालांकि बाद में पूछने पर मालूम हुआ कि उसने कभी भी किसी सेंट का उपयोग नहीं किया था। पतले पतले हल्की अरुणाई लिए अधर, लंबी छरहरी देह, स्त्रियोचित आकर्षक आदर्श उभार, घने काले अध गुंथे कटी का स्पर्श करते केश, कच्चे अनार के दानों जैसे उज्जवल धवल दांत। छोड़िए मेरी बात। मित्र ने उसे भोगा था और उसके रंग रूप का ब्यौरा बड़े अश्लील ढंग से प्रस्तुत करते हुए कहा था। बहुत सी औरतों को भोगा है मैंने मन चाहे तरीकों से, पर आज जो मजा उस लड़की को भोगने में आया ऐसा न कभी आया है न कभी आएगा। जिस आदर्श सौंदर्य की बात तो किया करता है ना, देखना है तो चकला घर में जाकर देख लो, फिर मत कहना कि बताया नहीं। मैंने नाराज होते हुए उसे टोका था। तूने पैसे के बल पर बहुत पाप किए हैं मित्र। किसी की मजबूरी का लाभ उठाना, चाहे उसके लिए कितनी ही कीमत क्यों ना दी गई हो, मेरी दृष्टि में तो महापाप है। और अब मुझ जैसे आदमी को भी चकला घर जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसने औरत को भोग्या न मानकर जीवन का आधार माना है, पवित्र एवं पूज्य। छी। ठीक है, कभी हमने आपसी बातचीत में अपने अपने आदर्शों की बात करते हुए अपनी कल्पना से आदर्श औरत के विषय में एक दूसरे को बताया होगा, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि तुम मुझे भी किसी रंडी के पास जाने के लायक समझो। वह रंडी नहीं है, हालांकि वह देह बेचती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे वह रंडी नहीं लगी। मैंने उससे बातचीत करनी चाही तो वह लगभग चुप ही रही, पर उसके हाव भाव रंग रूप कुछ भी तो रंडी जैसा नहीं लगा। किसी भी रंडी को भोगने के बाद ऐसा लगता रहा है जैसे कि अखद खा लिया हो। खुद में से एक तरह की दुर्गंध सी आने लगा करती है। मैंने तो बहुत सी रंडियां देखी हैं, आगे तुम्हारी मर्जी। वह तो इतना कहकर चला गया था, परंतु उसके जाने के बाद उसके ये शब्द मेरे मन मस्तिष्क में गूंजते रहे। वह रंडी नहीं है। कमाल की बात है, वह रंडी होते हुए भी रंडी नहीं है तो और क्या है। मन ही मन मैंने सोचा था। मन की इस टोका टाकी के बीच आखिर अगले दिन मैंने चकला घर जाने का निर्णय कर ही लिया। उस लड़की को एक बार देखने के लिए चकला घर पहुंचने तक जाने कितनी बार मैं वापस लौटा होऊंगा। 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, फिर 4 कदम आगे, 3 कदम पीछे। एक पागल की तरह पसीने से तर बतर बदन लिए मैं किसी तरह घुस गया था उस चकला घर में, और मित्र के बताए अनुसार किसी तरह हकलाते हुए इस लड़की को मांग ही लिया चकला घर चलाने वाली ताई से। हाँ, मित्र ने ही उसे ताई कहकर संबोधित करने को कहा था, क्योंकि दूसरे सभी लोग भी उसे ताई कहकर ही पुकारते थे। मेरी चाहत को देखकर ताई ने मुझसे 2 गुने पैसे मांगे थे। 1 घंटा साथ रहने के लिए पूरे 400, जबकि मित्र ने उसे सिर्फ 200 दिए थे।
और मैं 400 देकर उसके सामने बैठा था, उसकी ओर एकटक देखता हुआ। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर बैठा रहा था वहां, उसकी ओर देखते हुए चुपचाप, कुछ सोचता हुआ सा, अपने आप में डूबा। घर से चला था तो सोचा था कि यह पूछूंगा, वह पूछूंगा, फिर उस पर कहानी लिखूंगा, एक ऐसी कहानी जिसका हर शब्द अपने आप कहानी कहता प्रतीत होगा। वह कहानी मेरी सबसे बढ़िया कहानी हो गई। तभी मेरे कानों में मिश्री घोलती आवाज सुनाई पड़ी। बाबू, आप मुझे सिर्फ देखने के लिए आए थे क्या? नहीं तो, मैंने हड़बड़ाकर अपने आप में लौटते हुए कहा था। ताई ने तो मुझे आपके पास सिर्फ 1 घंटे के लिए भेजा है और घंटा होने ही वाला है। लगता है मैं आपको अच्छी नहीं लगी, या फिर पाप पुण्य के चक्र में उलझे बैठे हैं आप यहां। नहीं तो यहां आने वाले पुरुष कमरे में घुसते ही किसी भुक्खड़ की तरह मुझ पर टूट पड़ते हैं, मानो एक बार में ही मुझे किसी शिकारी कुत्ते की तरह नोच खाएंगे। खैर, ध्यान से सुन लो, यदि ताई से आप अपने पैसे वापस मांगना चाहेंगे तो भी वे नहीं देंगी। अपना नफा नुकसान सोच लें, मुझे दोष मत देना। उसके स्वर में पश्चाताप जैसा कुछ था। इससे पूर्व मैं उसकी बात का कोई उत्तर दे पाता कि ताई के द्वारा भेजे गए दल्ले ने कमरे का दरवाजा खटखटा दिया। लड़की ने उठकर दरवाजा खोल दिया। उसने पल भर के लिए सहानुभूति पूर्वक मेरी ओर देखा, कुछ कहने को हुई, फिर बिना कुछ कहे जरा सी मुस्कुराई, जैसे कि अबोध बच्ची को देखकर कोई मुस्कुराए, और बाहर निकल गई। अपने कमरे पर लौटकर कुछ देर के लिए मैं पश्चाताप की आग में झुलसता रहा। अपने आप से पूछता रहा, क्या जरूरत थी चकला घर जाने की? जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं था तो क्यों उस पाप की दुनिया में जा घुसा? यदि तुम्हारे पास लुटाने के लिए पैसे थे ही तो क्या जरूरी था कि उन्हें वहीं लुटाता? किसी भिखारी को दान देने या किसी निर्धन जरूरतमंद को देने से तुम्हें आशीष तो मिलती, वहां क्या मिला? क्या वह लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है? क्या इसी तरह जिंदगी भर पागलों जैसे काम करते रहोगे? बड़ी मुश्किल से नींद आई उस दिन, परंतु अगले दिन मैं स्वयं को वहां ले जाने से नहीं रोक पाया। मानो मैं कोई कठपुतली हूं और कोई अदृश्य शक्ति मुझे वहां खींच कर लिए जा रही हो। क्यों? भीतर ही भीतर कोई कह रहा था कि वह लड़की साधारण लड़की नहीं, हवस की आग बुझाने के लिए उसने देह बेचना शुरू नहीं किया है। वह किसी दुष्चक्कर की शिकार है। उसके बारे में सब कुछ जानना है ताकि तुम एक उत्कृष्ट कहानी लिख सको, भोगे हुए यथार्थ की सच्ची कहानी। संभव हो तो उसे चकला घर से मुक्ति भी दिलानी है। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा? वहां घुसते ही ठीक सामने ताई को बैठे पाया। मुझे देखते ही वह आंख मारकर बोली, आ गए बाबू। लगता है रात भी मुश्किल से कटी है तुम्हारी। कहो तो स्वाद बदलने के लिए कोई और छोकरी भेजूं? एक से बढ़कर एक छोकरियां हैं मेरे पास। उसको हंसते देखकर लगा कि जैसे दीवार से ईंटें गिर रही हूं धड़ाधड़। कल शायद मैं चकला घर में घुसते समय इतना शर्मिंदा था कि ताई के हाव भावों को ध्यान से नहीं देख पाया था। गर्दन झुकाए ही लड़की का हुलिया बताकर अपनी इच्छा प्रकट कर दी थी, पर आज उसे देखकर बचपन में सुना एक अश्लील शब्द मस्तिष्क में किसी बड़े घंटे की तरह टनटना उठा। लुच्ची। लुच्ची ही नहीं, महालुच्ची। लुच्चेपन का जिंदा इश्तिहार। लगातार पान चबाते रहने से पीक से रंगे होंठ व दांत, होंठ इस तरह चल रहे थे मानो कोई भैंस जुगाली कर रही हो। थुलथुल देह, अंजन से अटी आंखें, बुढ़ापे में भी तराशी हुई भौहें, बात बात में भौहों का प्रयोग,
मतलब बात बात में आंख मारने की आदत। उसकी हंसी में भी छिपी थी अश्लीलता की दुर्गंध। चेहरा पाउडर और रुझ से लिथड़ा हुआ। मैंने उसी लड़की के विषय में कहा तो हंसते हुए बोली, लड़की नहीं, पटाखा है बाबू, पटाखा। 400 दो और जाकर मौज करो। भेजती हूं उसे तुम्हारे पास। जाने क्यों उसे ताई में से एक अजीब सी दुर्गंध आती महसूस हो रही थी। उससे छुटकारा पाने की नीयत से जल्दी से उसी कमरे में पहुंच गया। वहां पड़ी कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच ही रहा था कि वह कमरे में घुसी। मुझे देखकर एक बार चौंकी। दरवाजा बंद करके उसके हाथ एक बार फिर अपने जंपर तक पहुंचे, परंतु तुरंत सामान्य अवस्था में लौट भी आए। वह चुपचाप चारपाई के पायताने बैठ गई। बोली कुछ नहीं। मैं भी चुप ही रहा, पर एक टक उसकी ओर देखता हुआ। वहां जितनी वेश्याएं थी सभी ज्यादा से ज्यादा मेकअप किए हुए थी। मैंने उन्हें ताई के पीछे बैठे देखा था। हालांकि आज वह उनके बीच नहीं थी। हो सकता है तब वह विश्राम कर रही हो कहीं भीतर, लेकिन वह बिना मेकअप के थी। दूसरे दिन भी लगता था मानो कुदरत ने ही उसे मेकअप करके भेजा है। मेकअप करती तो शायद सुंदर कम, असुंदर ज्यादा लगती। संभवतः उसे भी इस बात का ज्ञान था। तभी वह, बाबू आप चाहें तो मैं चली जाऊं? चारपाई से उठते हुए उसने मुझसे पूछा था। स्वर में विनम्रता अवश्य थी। उसे जम्हाई आ रही थी। मुंह पर हाथ रखकर उसने उसे रोका। शायद वह ऊब चुकी थी। मैंने घड़ी देखी। मुझे वहां बैठे आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। मैं समझ गया मेरा उस तरह से चुपचाप बैठकर देखते रहना उसको परेशान कर रहा था। मैं जानता था कि यदि एकदम से उससे कुछ पूछूंगा वह नहीं बताएगी, इसलिए चुप रहकर उसे देखने का तरीका अपनाया था। सच कहूंगा, उसे देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी थोड़ा समय और है, बैठिए। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा हूं? बहुत ही प्यार से मैंने कहा। आप पूरे 400 रुपए देकर आए हैं। आपने मुझे छुआ तक नहीं, बोल भी नहीं रहे हैं। मुझे यह सब बेचैन किए हुए है। लगता है मैं कोई पाप कर रही हूं, उसने कहा और फिर से वहीं बैठ गई। मैं जानता हूं कि कोई भी लड़की अपनी खुशी से चकला घर की शोभा नहीं बनती। कुछ मजबूरियां होती हैं उसकी। मैं जानना चाहता हूं कि आप जैसी सुंदर सुशील लड़की यहां क्यों आई, किस तरह से आई? आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। मैं यह सब जानना चाहता हूं। मैंने साफ शब्दों में अपना उद्देश्य प्रकट कर दिया था। देखिए बाबू, यदि आप यह सब जानने के लिए ही अपने पैसे खर्च कर रहे हैं तो साफ साफ सुन लीजिए, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी आपको। जो भी आता है 1 घंटे के समय में मेरी देह से खेलकर साथ में यह सब भी जानना चाहता है। क्यों? आपको सलाह दूंगी कि अपने पैसे किसी अच्छे काम में खर्च करें, अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करें। मैं रंडी हूं, मुझसे रंडी वाला काम लीजिए। मैं कोई एतराज नहीं करूंगी। मैं जा रही हूं, मुझे माफ करना, कड़वाहट भरे स्वर में उसने कहा। वह उठी और मेरी ओर देखे बिना बाहर निकल गई। कुछ नहीं बताऊंगी कहकर उसने मुझे एक तरह से चुनौती दी थी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। मैं क्या लगता था उसका? वह मुझे क्यों चुनौती देती? पर अपने मन का क्या करता जो मुझे उसके कहे को चुनौती मारने को विवश कर रहा था। फलस्वरूप अगले दिन भी पहुंच गया वहां, मतलब तीसरा दिन।
उस दिन वह शायद निश्चय करके ही आई थी, इसलिए चुप बैठी रही। थोड़ा समय बीतने पर उसने पीठ भी घुमा ली थी, मानो जानबूझकर मेरी अवहेलना कर रही हो। मैंने बात शुरू करनी चाहिए तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। 40 मिनट बैठकर खुद ही उठकर चला आया। फिर चौथा, पांचवां, छठा, सातवां और 8वां दिन भी यूं ही निकल गया। कभी चुपचाप उठने की पहल वह करती, कभी मैं। मेरा निश्चय डगमगाने लगा था और साथ ही पास की पूंजी भी समाप्त होने लगी थी। मेरा अहम, मेरा पुरुषत्व पराजित हो रहा था। मैं 9वें दिन यही सोचकर वहां पहुंचा था कि आज का दिन आखिरी दिन। यदि आज भी बात नहीं हुई तो फिर कभी नहीं जाऊंगा। आखिर अपने को क्या समझती है यह? सुंदर हो तो रहे, स्वाभिमानिनी है तो मुझ पर क्या एहसान। दुनिया में न तो सुंदर औरतों की कमी है और न ही स्वाभिमानिनियों की। यह सब सोचता हुआ मैं वहां बैठा था कि किसी चमत्कार की तरह उसकी आवाज सुनाई दी। आप कौन हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? आप मेरे पीछे खुद को बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं? मैंने जानबूझकर आपसे बोलना बंद किया, आपकी अनदेखी की, ताकि आप नाराज होकर यहां आना छोड़ दें, पर आप नहीं माने। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, मेहरबानी करके अपने घर जाइए और बेकार में खुद को लुटाने के लिए यहां फिर से ना आए। उसने सचमुच में ही हाथ जोड़ते हुए कहा था। उसका स्वर सहानुभूति से छल छला रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे मेरी आंखों में घुसकर मुझे सम्मोहित कर रही थी। मैं एक कहानीकार हूं। मैंने जिंदगी में एक सुंदर संपूर्ण औरत की कल्पना की थी। कभी इतनी सुंदर, इतनी निर्दोष कि ढूंढने पर भी कोई दोष नजर ना आए। अपने एक दोस्त के द्वारा आपके बारे में बताए जाने पर मैं आपको देखने आया था। आप मुझे वैसी ही लगी, मेरी कल्पना की औरत की तरह। मैं आपकी जिंदगी पर कहानी लिखना चाहता हूं। उसने मेरी बात बीच में ही काटते हुए कुछ हर्ष मिश्रित स्वर में कहा, अच्छा, तो आप प्रेमचंद जैसे कहानीकार हो? मैंने उनकी कहानियां कोर्स की किताबों में पढ़ी थी, लाइब्रेरी से लेकर। उनका उपन्यास निर्मला भी पढ़ा था, टीवी पर देखा भी था उसे धारावाहिक के रूप में। लेखकों के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। लेखक तो देवता जैसे होते हैं, लेकिन लोग आपके विषय में भी बुरा ही सोचेंगे शायद। मैं तो पहले से ही नंगी हो चुकी हूं। इस नंगई को दुनिया के सामने लाने से क्या फायदा? पहली बात तो यह है कि लेखक देवता नहीं, एक साधारण इंसान होता है। उसमें भी वही गुण अवगुण होते हैं जो किसी भी साधारण आदमी में होते हैं। फर्क इतना सा होता है कि वह अपने दर्द से दूसरों के दर्द को शब्दों का चोला पहना सकता है। रही बात बदनामी की, आपकी कहानी लिखने से मैं जरा सा भी बदनाम नहीं होऊंगा। लिखना तो मेरा धर्म है। और हां, आप बातचीत में खुद को रंडी कहकर अपनी ही नजरों में गिरा रही हो। ऐसा ना करो। आप रंडी नहीं हैं। मैं जानता हूं आप यह सब मजबूरी में कर रही हैं। मजबूरियां इंसान से कुछ भी करा सकती हैं। अब मेहरबानी करके मुझे बताओ कि आप यहां कैसे पहुंची? मैंने उसे खुलने, बोलने को प्रेरित किया। कुछ समय तक वह चुप बैठी रही। तब उसकी आंखें बंद थी। संभवतः भीतर मची खलबलाहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। किसी भी अजनबी के सामने स्वयं को कपड़े के थान की तरह खोलना आसान नहीं होता। फिर अचानक धीमे से बोल उठी, प्रेम के बेलगाम घोड़े पर सवार होकर मैं यहां तक आ पहुंची। प्रेम के बेलगाम घोड़े पर? मैं समझा नहीं। मैंने किसी नासमझ की तरह अचानक पूछा। मैं घर वालों के व्यवहार से बहुत परेशान थी। वे मेरी शादी 2 बच्चों के बाप से करना चाहते थे। मैं अभी पढ़ना चाहती थी।
अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मैं अपने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। घर वालों से पढ़ाई के लिए मैंने कभी भी पैसे की मांग नहीं की थी, पर उन्हें मेरा पढ़ना फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ने के लिए मैं गांव से 3-4 किलोमीटर दूर स्थित कस्बे के कॉलेज में जाया करती। कुछ दिनों के बाद मैंने ध्यान दिया कि एक लड़का हर रोज राह में खड़ा रहता है और मेरी ओर एकटक देखता रहता है। 5-6 महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। मैं उसकी अनदेखी करती रही। जब मेरी शादी की बात पक्की होने लगी तो मैंने एक दिन उसकी ओर मुस्कुरा कर देख लिया। अगले दिन वह साहस करके मेरे हाथ में एक पत्र थमा गया, जिसमें कहा गया था कि वह देवी के समान मेरी पूजा करता है और यदि मैं उसे नहीं मिली तो वह आत्महत्या कर लेगा। बस उसे मैं अपना दिल दे बैठी। अचानक बोलते बोलते वह रुक गई थी, मानो थक जाने के कारण कुछ देर विश्राम करना चाहती हो। सर्दी की ऋतु होते हुए भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी थी। आगे क्या हुआ, मैं अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाया था। जिस दिन 2 बच्चों का वह बाप मुझे चुन्नी डालकर ले जाने के लिए आने वाला था, उससे पहले दिन मैं उस लड़के के साथ घर से भाग खड़ी हुई। लड़का मुझे एक बड़े शहर में ले गया। वहां एक सस्ते से होटल में एक कमरे में रुक गए। उसके 3 और साथी भी वहीं आ गए। उन सब ने मिलकर जबरदस्ती मुझे अपनी हवस का शिकार बना डाला। जब मेरे मुंह में ठूसा कपड़ा निकाला गया तो मैंने कह दिया कि मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। वे डर गए। उन्होंने मुझे मार डालने की अपेक्षा चाय में जाने क्या मिलाकर पिला दिया कि मैं बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को ताई के चंगुल में फंसा पाया। मालूम हुआ कि 20,000 रुपए में बेच गए थे वे मुझे यहां। फिर ताई के अत्याचारों के आगे मैं टूट गई। मैं आत्महत्या करना चाह रही थी, वह भी नहीं करने दी और मैं बन गई रंडी, दूसरों के घर उजाड़ने वाली रंडी। इस प्रकार प्रेम का इंद्रधनुष फांसी का फंदा बन गया मेरे लिए। एक ऐसी फांसी जो मुझे न तो जीने दे रही है और ना मरने दे रही है। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे रोने दिया ताकि उसके भीतर पक रहे दर्द के फोड़े का मवाद आंसुओं के साथ बहकर निकल जाए। परंतु उसकी रुलाई इतनी करुण थी कि वह मेरे भीतर भी उथल पुथल मचाने लगी। तो मैंने धीमे से उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया। हाथ का स्पर्श पाकर उसका रोना एक बार कुछ और बढ़ा। मन में आया कि उसके आंसू पोंछ दूं अपने हाथों से। किसी के आंसू पोंछना पाप थोड़े ही होता है। मेरा हाथ अभी आगे बढ़ा ही था कि तभी दरवाजे की खटखटाहट के साथ दल्ले का स्वर सुनाई दिया। 1 घंटे से ऊपर 10 मिनट हो चुके हैं, बाहर निकलो। उसने झट से अपने आंसू पोंछे और उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। किवाड़ खोलने से पहले पीछे मुड़ी और मरियल से स्वर में पूछ बैठी, कल भी आएंगे ना आप? मैंने गर्दन हिलाकर हां का संकेत किया। उस रात चारपाई पर लेटकर मैंने उस लड़की को वहां से मुक्ति दिलाने का निर्णय लिया था। मुक्ति दिलाने की योजना भी तैयार कर ली थी। उस निर्णय के बाद लगा कि सिर से कोई बोझ उतर गया है और मैं कई दिन के बाद गहरी नींद सो पाया था। अगला दिन 10वां दिन था। मैं मन ही मन उससे मिलने को व्याकुल था। अन्य दिनों की अपेक्षा मैं वहां कुछ जल्दी पहुंच गया। देखते ही ताई ने आंख मारते हुए कहा था, लगता है लड़की ने तुझ पर जादू कर दिया है, तभी तेरा दिल घर में नहीं लगता। इतना कह देती हूं कि मेरी भोली भाली बेटी को भगाने की कोशिश ना करना,
वरना तेरा तथा तेरे परिवार का खून पी जाऊंगी मैं। ऐसा कहकर एक विभत्स हंसी हंसी थी वह। मैं 400 रुपये चुकाकर चुपचाप ऊपर चला आया था। वह आई। आज पहली बार उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। इस वजह से वह और ज्यादा सुंदर लग रही थी। हंसते हुए बोली, आपकी संगति पाकर मैं भी सती सावित्री बन गई हूं पूरी तरह से। आज पूरे 10 दिन हो गए हैं मैंने किसी भी पुरुष को अपना शरीर छूने नहीं दिया है। सती सावित्री तो आप हमेशा से ही थी। जिस तरह कपड़ों पर कीचड़ डाल दे कोई जबरदस्ती, उससे मन और आत्मा थोड़े ही मैली होती हैं। जिस तरह कीचड़ धो देने से कपड़े साफ हो जाते हैं, उसी तरह आप निर्मल हो गई हैं। वैसे इन 10 दिनों में आपने ग्राहकों से खुद को कैसे बचाया? क्या किसी भी ग्राहक ने तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहा? मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा था। 8 लड़कियां हैं हम यहां। मेरे लिए तो आप हर रोज 400 रुपये दे ही रहे हैं पूरे सुख के लिए। ताई दूसरी लड़कियों से भी तो काम लेती हैं। कभी कभी आधे सुख के ग्राहक ने मेरी चाहना की थी तो मैंने ताई से तबीयत खराब होने का बहाना करके किसी और के पास भेज देने की प्रार्थना कर ली थी। मेरे मन में जिज्ञासा ने जोर मारा तो मैंने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए पूछा, आज तक थोड़ा सुख ज्यादा सुख जैसी बातें तो सुनी थी, पर यह आधा सुख और पूरा सुख क्या है? कैसे बताऊं आपको, शर्म आती है कहते हुए। चकला घर में वेश्या की देह को 2 भागों में बांटा जाता है, कमर से नीचे और कमर से ऊपर। दोनों भागों का उपयोग करने वाला ग्राहक पूरे सुख के पैसे देता है। सिर्फ कमर से नीचे या ऊपर वाले भाग का उपयोग करने वाले से आधे सुख के पैसे लिए जाते हैं। सिर्फ हाथों से सुख चाहने वालों से 1/4 सुख के। ठीक वैसे ही जैसे शराब की पूरी बोतल अद्धे या पव्वे का रेट अलग से होता है। उसने यह सब बताया तो सुनकर मन जाने कैसा हो गया। न वह आंखें मिलाने का साहस कर पा रही थी और ना ही मैं। और सुनो, उसने बात को आगे बढ़ाया, कई दिन से ताई मेरे पीछे पड़ी है कि मैं आपको इस तरह से अपने जाल में फंसाऊं कि आप अपने घर परिवार का मोह छोड़कर अपना सारा धन मुझ पर लौटा दें। कहा कि ऐसा ग्राहक जो बार बार आने लगे उसे आम की तरह जी लगाकर चूसो, आखिरी बूंद तक उसका रस होठों और दांतों की सहायता से निचोड़ो। जब उसके पास देने को कुछ ना रहे, उसे आम की गुठली की तरह ठोकर मारकर दूर फेंक दो। ताई ने कुछ ऐसे तरीके भी मुझे बताए कि जिन्हें अपनाने पर आदमी औरत का खरीदा हुआ गुलाम बनकर कुत्ते की तरह उसके पीछे लगा रहता है। परंतु मैंने देखा कि आप तो देवता आदमी हैं, इसलिए जानबूझकर आपसे बोलना बंद किया ताकि आप यहां आना बंद करके अपना घर उजड़ने से बचा लें। वैसे भी रंडियों वाले तरीके अपनाना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैं भी निराश होकर सचमुच में ही जिस दिन से आपके पास आना बंद करने वाला था, उसी दिन मतलब कल ही आपने बोलना शुरू कर दिया। खैर छोड़ो, समय थोड़ा है। मैं आपको उस नरक से हमेशा के लिए बाहर निकालना चाहता हूं। सोचकर बताओ कि कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैंने कहा, कोई तरीका नहीं है बाबू। कई कुत्ते पाले हुए हैं ताई ने जो दिन रात यहां पहरा देते रहते हैं। जरा सा संदेह होने पर मार मार कर टांग बाह तोड़ दी जाती हैं। कई कई दिन तक भूखा रखा जाता है और सभी पालतू कुत्तों को उस अकेली लड़की की कोमल देह को नोचने के लिए एक साथ छोड़ दिया जाता है।
पुलिस को अलग से महीना दिया जाता है। बीच बीच में बहुत से पुलिस वाले अपने तन मन की गंदगी लड़कियों की देह पर उगल जाते हैं यहां आकर। कोई बात नहीं, यहां से आपको निकालना मेरी जिम्मेदारी रही। आप सिर्फ हां कर दें, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। चंडीगढ़ में बैठने वाला एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मुझे जानता है। वह खुद लेखक है। उसे कहूंगा तो वह स्वयं विश्वसनीय पुलिस वालों को साथ लेकर आपको यहां से निकाल ले जाएगा। फिर तुम आजाद होकर मन चाही जिंदगी जी सकोगी। मैं पूरे जोश में था। पहली बार कोई बहुत बढ़िया काम करने का अवसर मिला था, वह भी अपनी कल्पना की साकार मूर्ति को निकृष्टतम नरक से मुक्ति दिलाने का। मान लो आपने मुझे यहां से मुक्त करा भी दिया तो मैं जाऊंगी कहां? घर से भागी बलात्कार की शिकार अपनी देह बेचने वाली रंडी को कौन शरण देगा, जहां वह निर्भय होकर अपना जीवन बिता सके? नहीं बाबू, मैं यहीं ठीक हूं। मैं तो इसी नरक के लायक हूं। आप मेरी मुक्ति का ख्याल ही छोड़ दें। मेरे जोश के विपरीत उसने बहुत ही ठंडे स्वर से कहा। वह यथार्थ की कठोर जमीन पर चल रही थी, जबकि मैं आदर्शों की थोथी हवाई पट्टी पर दौड़ लगाना चाह रहा था। हवा में गुब्बारे तो तैर सकते हैं, जीते जागते इंसान नहीं। परंतु अभी मैंने आशा नहीं छोड़ी थी। जल्दी से बोला, आपको मैं आपके माता पिता के पास छोड़ आऊंगा। वे तो आपके लिए तड़प रहे होंगे। आखिर अपनी बेटी को कोई भुला थोड़ी ही सकता है, चाहे वह कितनी ही बुरी क्यों ना हो। अब तो वे आपकी गलती को भुलाकर अपनी गलती के लिए पछता रहे होंगे। नहीं, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। इस बार उसका स्वर कड़वाहट से परिपूर्ण था। वे मेरे लिए मर चुके हैं और मैं उनके लिए। मैं बताना नहीं चाहती थी, पर अब तो बताकर ही रहूंगी। मेरा बाप इंसान नहीं, सूअर है, शराबी सूअर। सुना है सूरी के अपने जाए मां का नाता भूलकर उसे भोगने के लिए उसकी पीठ पर सवार हो जाते हैं। मेरा बाप भी शराब के नशे में मुझे दूसरी नजरों से देखा करता था। कई बार जब मैं सोई होती, वह दारू पीकर आता और मेरी चारपाई पर मेरे पास लेट जाता, मुझे अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश करता। जब मैं मां से इस बात की शिकायत करती तो वे कहती कि वे तो अपनी बेटी से लाड़ करते हैं, नशे में कुछ ज्यादा ही लाड़ आता है। पर मेरी छातियों पर छिपकली की तरह रेंगते उनके हाथ। मुझे अपने से चिपटाना, मेरा मन उल्टी करने को हो आता। आग थू। वह उठ खड़ी हुई और खिड़की का पर्दा हटाकर सचमुच में ही उसने थूक दिया। स्वयं मेरा मन भी ऐसा ही हो आया था, मानो आंखों देखते कोई मक्खी निगल ली हो। लगा कि कहीं उल्टी ना हो जाए। तब तक वह बोल पड़ी। मेरा बाप मुझे 2 बच्चों के बाप को बेच रहा था, नकद पैसा लेकर, ताकि वह दारू पी सके। शादी तो एक बहाना था। स्वयं मैंने अपने कानों से सुना था जब वे मां को बता रहे थे कि वह 2 बच्चों का बाप जरूर है, पर धनी है। विवाह करने के लिए वह हमें पैसे देगा, नकद। वहां वह सुखी रहेगी। उस दिन भी मेरे बाप की जेब में नए नकूर 10,000 रुपयों की गड्डी थी। मैंने उनकी कमीज धोते हुए देखा था। वे रुपए वहीं से आए थे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए नारी निकेतन में रखवा दूंगा। तुम पढ़ी लिखी हो, बाद में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और नौकरी के लिए मैं स्वयं प्रयत्न करूंगा। अब शीघ्रता से हां कह दो। हां के सिवाय मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। मैं भी पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं था।
इसलिए तुरंत दूसरा प्रस्ताव उसके सामने रख दिया। वैसे भी मेरे पास जमा पूंजी के रूप में कुल 4,000 रुपए थे, जो आज समाप्त हो चुके थे। इसलिए अब मैं प्रतिदिन वहां आने की अपेक्षा उसी दिन आना चाहता था जिस दिन वह बुलाए। अगले मास वेतन मिलने पर ही नकद रुपए आने वाले थे। उस दिन मैं यह बात भी उसे बताने ही वाला था। क्या आप मुझे सचमुच में ही मुक्ति दिलाना चाहते हैं? इस बार वह सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। इसमें भी कोई संदेह है क्या? पगली कसम ले लो चाहे, उत्साह पूर्वक कहा मैंने। आप शादीशुदा हैं? उसके स्वर में कुछ झिझक थी। नहीं तो, तपाक से उत्तर दिया मैंने। आप खुद कह चुके हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं, आपकी कल्पना की औरत हूं, फिर आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर क्यों नहीं रख लेते? सच, आपकी चरणों की दासी बनकर रहूंगी मैं। यदि मुक्ति दिलानी ही है तो फिर आपको ही मुझे अपने साथ रखना होगा। वह उठकर कमरे के फर्श पर बैठ गई और जब तक मैं संभल पाता उसने अपना माथा मेरे चरणों पर टिका दिया था। मुझे काटो तो खून नहीं, ऐसी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। शादी ही करनी होती तो कभी की कर ली होती। माँ बाप तथा बहुत से दूसरे लोग समझाकर हार चुके थे। मैंने अपने चरण पीछे की तरफ खींचते हुए कहा, माफ करना, मैंने शादी ना करने की कसम खाई हुई है। अपनी पढ़ाई के दिनों में मैं भी एक लड़की से प्यार करने लगा था। वह भी जी जान से चाहती थी मुझे। कम से कम दिखावा तो अवश्य ऐसा ही करती थी। दोनों ने कसम खाई थी कि यदि हम किसी कारणवश शादी न कर सके तो अपनी अपनी जिंदगी कुंवारे रहकर बिता देंगे। बाद में ऐसा ही हुआ। हम दोनों के माँ बाप सहमत नहीं हुए, लेकिन उस लड़की ने 2 वर्ष बाद नौकरी लगते ही अपने माता पिता के कहे अनुसार शादी कर ली। यह बहाना बनाकर कि शादी ना करने से उसके माँ बाप आत्महत्या कर लेते। अब वह 2 बच्चों की माँ है और मैं अपनी कसम पर कायम हूं। मैंने अपनी विवशता बतला दी। हालांकि बताते समय मुझे गर्व की अनुभूति हो रही थी। कस्में तो बाबू बनती ही टूटने के लिए हैं, उसने निराश होकर कहा था। मुझे माफ कर दो, मैं गिड़गिड़ाया। लगा कि मैं जीत कर भी हार रहा हूं। माफी तो मैं मांगती हूं आपसे। बेकार में आपका धन खर्च करवाया, बहुत दुखी किया। स्वर ऐसा था मानो दिया बुझ रहा हो। तभी किवाड़ों पर दल्ले की थपथपाहट और 10 मिनट फालतू बिताने की सूचना एक साथ सुनाई दी। वह उठ खड़ी हुई और बिना कुछ कहे अपने कदमों को घसीटते हुए किवाड़ों की ओर बढ़ी। मैंने ही पूछ लिया, कल आऊं क्या? कहना चाहता था कि मेरी जमा पूंजी समाप्त हो चुकी है, पर कह नहीं पाया। आप कष्ट ना करें, वैसे भी शायद कल मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी। पल भर के लिए रुकी वह। क्यों? कहीं जाना है क्या? मैंने किसी मूर्ख की तरह प्रश्न किया। उसके लिए जाने को कोई जगह होती तो फिर बात ही क्या थी। जाना तो कहीं नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। कल का क्या भरोसा, आए ना आए। वह हंसी या रोई पता नहीं। होंठ हंसने का अभिनय कर रहे थे, पर आंखें रोती सी लग रही थी। हालांकि आंसू नहीं टपक रहे थे, पर उसकी आंसुओं से भीगी हंसी मेरे चेहरे से जरूर टकराई थी और वह बाहर निकल गई। उस रात मैं पल भर भी नहीं सो सका। सारी रात उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे नाचता रहा।
उसकी बातें रह रह कर मन को मथती रही अनवरत। क्या करूं, क्या ना करूं? क्या उसे मुक्ति दिलाने के लिए कसम तोड़ दूं? मेरी प्रेमिका भी तो कसम तोड़कर मजे से जी रही है अपने पति व बच्चों के साथ, और मैं रेगिस्तान की तपती दोपहर सा जीवन जिसमें कहीं कोई छांव नहीं। अब गहरा गुंजान खुशबूदार बगीचा मिल रहा है तो कसम राह में दीवार बनकर खड़ी हो गई। फिर उस लड़की के द्वारा कही गई बात कि कस्में तो बनती ही टूटने के लिए हैं, सचमुच यदि कस्में टूटने के लिए ही हैं तो फिर बनती ही क्यों हैं? अगले दिन एक मित्र से 400 रुपए उधार लिए और पहुंच गया वहां। सोच रहा था कि आज उसे कसम टूटने की सूचना देकर चौंका दूंगा और कल ही डीआईजी से मिलकर उसे मुक्त कराने की योजना को कार्य रूप दे दूंगा। हाँ, वहां पहुंचने में थोड़ा विलंब अवश्य हो गया था। अन्य दिनों की अपेक्षा मित्र को ढूंढने में ही समय बीत गया था। पर यह क्या, चकला घर में घुसते ही देखा कि वहां सन्नाटा छाया हुआ है, मौत का सन्नाटा। क्या ताई गुजर गई? कल तो वह अच्छी भली थी, परंतु मेरे वहां घुसते ही किसी कमरे से निकलकर ताई चीखी, यह आ गया हत्यारा, इसी ने की है चंपा की हत्या। हत्यारे, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। उसने मेरा गला पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया था। दूसरे हाथ से मेरे बाल पकड़कर खींचते हुए वह गालियां बकने लगी थी। वहां उपस्थित व्यक्तियों ने बड़ी मुश्किल से मुझे उसके हाथों की जकड़ से छुड़वाया। मुझे वहां से बाहर निकालते हुए दल्ले ने बताया था कि उस लड़की ने उसी कमरे में थोड़ी देर पहले रस्सी का फंदा गले में डालकर आत्महत्या कर ली है। सही कहा था उसने कि कल आए ना आए, पर मैं समझ नहीं पाया था इस बात का मर्म। और आज पहली बार मालूम हुआ कि उसका नाम था चंपा, जिसका हत्यारा अन्य कोई नहीं, मैं ही था। तो दोस्तों, यह थी बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ कहानीकार स्वर्गीय राम कुमार आत्रेय जी की रंडियां औरत नहीं होती बाबू। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।